आपको मैंने बताया था मीनिंग ऑफ रेंट और टाइप्स ऑफ रेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट। उसके बाद हमने रिकार्डियन थियरी ऑफ रेंट, रिकार्डो के लगान के सिद्धांत के बारे में भी शुरू किया था, उसकी एजम्पशंस हमने पढ़ी थी। आज हम रिकार्डो के लगान के सिद्धांत की एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। किस तरह से रिकार्डो, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने रेंट का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से किया है। पेज आपको क्लियर दिख रहा है? पेज क्लियर दिख रहा है? यस मैम। हाँ जी। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट में हमने एजम्पशंस पढ़ी थी और आज हम पढ़ रहे हैं एक्सप्लेनेशन इसकी, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी, रिकार्डो के लगान के सिद्धांत की व्याख्या। रिकार्डो ने रेंट डिटरमिन करने के लिए एक नए देश को लिया है। नया देश का मतलब एक ऐसा देश जहां पर लोग अभी अभी बसना शुरू हुए हैं, ऐसे देश को उसने लिया है। जब नए नए लोग उस देश में बसना शुरू हुए हैं तो वहां पर लैंड तो बहुत ज्यादा मात्रा में है, क्योंकि लोगों ने नया नया बसना शुरू किया है। पहले तो लोग वहां थे ही नहीं, और लैंड बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी जो डिमांड है, डिमांड कम है। यानी कि लैंड की सप्लाई ज्यादा है, लैंड की डिमांड कम है, क्योंकि लोग अब आकर धीरे धीरे वहां पर बसना शुरू हो रहे हैं। जब धीरे धीरे लोग आकर बसना शुरू करेंगे, क्योंकि वहां पर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, चाहे लोग एक अच्छी भूमि पर आकर बसना शुरू करें, फर्टाइल लैंड के ऊपर आकर बसना शुरू करें, क्योंकि लैंड की सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो ऐसी सिचुएशन में रेंट डिटरमिन नहीं होगा, लगान का निर्धारण नहीं होगा। क्यों लगान का निर्धारण नहीं होगा? क्योंकि देखो, सप्लाई तो ज्यादा है, डिमांड तो है ही नहीं। जिसका जिस व्यक्ति की जहां मर्जी आई, उस जमीन पर जाकर उसने बसना शुरू कर दिया। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड नहीं है, इसलिए रेंट नहीं मिलेगा, लैंड के ऊपर रेंट नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है, रेंट तभी उत्पन्न होता है जब भूमि दुर्लभ हो, स्केर्स हो, यानी कि सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, रेंट तभी उत्पन्न होता है। ठीक है, हम कहें कि भूमि की फर्टिलिटी में डिफरेंस है, इस वजह से रेंट उत्पन्न होगा। फर्टिलिटी में डिफरेंस होने की वजह से केवल रेंट उत्पन्न नहीं होता, उपजाऊ शक्ति में अंतर होने की वजह से केवल रेंट उत्पन्न नहीं होता। उपजाऊ शक्ति में अंतर होने की वजह से तो रेंट की कीमत या रेंट की रकम निर्धारित होती है, रेंट का अमाउंट डिटरमिन होता है कि रेंट ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? बताया कि फर्टिलिटी में अगर डिफरेंस है, तो फर्टिलिटी में डिफरेंस होने से तो रेंट का अमाउंट डिटरमिन होता है कि रेंट ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा। लैंड बहुत फर्टाइल है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो रेंट हो सकता है ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर लैंड कम फर्टाइल है तो रेंट कम होगा। तो कहने का मतलब है, फर्टिलिटी या उपजाऊपन में अंतर होने की वजह से रेंट का अमाउंट डिटरमिन होता है। रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये किससे पता चलता है? ये तो इस बात से पता चलता है कि भूमि की डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है। अगर डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो रेंट मिलेगा। लेकिन अगर सप्लाई बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी है ही नहीं, तो रेंट नहीं मिलेगा। तो रिकार्डो ने ये बताया कि भूमि की दुर्लभता की वजह से लगान मिलता है। अगर भूमि दुर्लभ है, अवेलेबल नहीं है, तो लगान उत्पन्न होगा। फर्टिलिटी में डिफरेंस तो रेंट का अमाउंट डिटरमिन करता है। रेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात रिकार्डो ने बताई। पॉइंट ये क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तो रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन करने के लिए उसने दो तरीके बताए, यानी कि दो तरीके से रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन किया है। पहला इसमें तरीका है विस्तृत खेती। विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। विस्तृत खेती की सिचुएशन में रेंट कैसे डिटरमिन होता है। दूसरा हम पढ़ेंगे इंटेंसिव कल्टीवेशन, यानी कि गहन खेती की सिचुएशन में रेंट कैसे डिटरमिन होता है। रिकार्डो ने रेंट की डिटर्मिनेशन दो तरीके से की है। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, यानी कि विस्तृत खेती। विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन क्या होती है? जब खेती या उत्पादन को बढ़ाने के लिए जब उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम कई प्रकार की भूमि का प्रयोग करते हैं।
जैसे मान लो हमारे पास ए ग्रेड की भी भूमि है जो कि सबसे बढ़िया है, सबसे फर्टाइल है, बी ग्रेड की भी भूमि है, सी ग्रेड की भी है, डी की भी है। जब हम उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई श्रेणी, कई कैटेगरी की भूमि का प्रयोग करते हैं तो उसे विस्तृत खेती या एक्सटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन का कैसे मतलब हुआ कि अ, 4 श्रेणी की मान लो हमारे पास भूमि है ए, बी, सी, डी, तो हम चारों प्रकार की भूमि का प्रयोग करके अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन को हम एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के नाम से जानते हैं। कैसे? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में रेंट कैसे डिटरमिन होता है, इसको हम टेबल से और डायग्राम से समझेंगे। टेबल से डिटर्मिनेशन ऑफ रेंट इन केस ऑफ एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, यानी कि विस्तृत खेती की सिचुएशन में रेंट डिटरमिन कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में कई प्रकार की लैंड यूज की जाती है। ये लैंड की कैटेगरी है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी। इनके ऊपर प्रोडक्शन कितना हो रहा है। मान लो ए कैटेगरी की लैंड यूज करते हैं तो 10 टन मिल रहा है, बी पर 8 मिल रहा है, सी पे 6 मिल रहा है, डी पे 4 मिल रहा है। प्रोडक्शन करने की कॉस्ट क्या आती है? कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। हमने उत्पादन करने के लिए लेबर और कैपिटल लगाई। मान लो हमारा 100, मान लो हमारा 100, ये 100 खर्चा आ रहा है, लेबर एंड कैपिटल का आ रहा है, ठीक है। और सरप्लस ऑन मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड कौन सी होती है? मार्जिनल लैंड का मतलब होता है सीमांत भूमि, यानी कि जो सबसे घटिया भूमि होती है, लास्ट ग्रेड की भूमि होती है, लास्ट कैटेगरी की भूमि होती है, डी कैटेगरी की भूमि, ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी मार्जिनल लैंड, क्योंकि इससे घटिया कोई भूमि नहीं। अगर इससे घटिया भूमि आ गई तो वो घटिया भूमि हो जाएगी, सीमांत भूमि हो जाएगी। जैसे डी के बाद ई कैटेगरी की भी भूमि हमारे पास आ गई तो ई कैटेगरी की भूमि हमारी मार्जिनल लैंड या सीमांत भूमि कहलाएगी। तो कहने का मतलब अभी तो हमने 4 ग्रेड की भूमि ली है। ए ग्रेड की भूमि सबसे बढ़िया है, डी ग्रेड की भूमि सबसे घटिया है, और जो सबसे घटिया भूमि होती है उसको हम मार्जिनल लैंड कहते हैं। तो एक्सटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि विस्तृत खेती में रेंट कैसे डिटरमिन होता है? जो सबसे बढ़िया भूमि को प्रोडक्शन मिल रहा है और जो सबसे घटिया भूमि का प्रोडक्शन है, मार्जिनल लैंड का प्रोडक्शन है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो रेंट होता है, ठीक है। यहाँ लिखा मैंने सरप्लस ऑन मार्जिनल लैंड। मार्जिनल लैंड डी है, ये सबसे घटिया भूमि। ए कैटेगरी की भूमि को डी कैटेगरी से जितना ज्यादा प्रोडक्शन मिल रहा है वो सरप्लस हो गया, यानी कि 10 और 6 का अंतर, 10 और 4 का अंतर हो गया 6, 8 4 का अंतर हो गया आगे 4, 6 और 4 का डिफरेंस 2। डी कैटेगरी की भूमि सबसे घटिया भूमि है तो डी कैटेगरी की भूमि को रेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 4, डी कैटेगरी की भूमि को रेंट नहीं मिलेगा। तो यही जो सरप्लस और मार्जिनल लैंड है यही रेंट माना जाएगा। 6 4 2 और डी को कोई भी रेंट नहीं मिलेगा। तो हमें पता चला एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है कि हम कई कैटेगरी की भूमि को, कई श्रेणी की भूमि का प्रयोग करते हैं। ये श्रेणी, कई श्रेणी की भूमि का प्रयोग करके प्रोडक्शन करते हैं और ऐसी सिचुएशन में जो उनके प्रोडक्शन का डिफरेंस होता है वो रेंट होता है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ। Yes, ma'am. अब इसी को हमने, जो हमने टेबल बनाई है इसी को हमने डायग्राम से समझना है। एक्स एक्सिस पर हमने लिखा है ग्रेड ऑफ लैंड। हमने 4 ग्रेड की भूमि ली है, ए ग्रेड की लैंड, बी ग्रेड की भूमि, सी ग्रेड और डी ग्रेड। 4 ग्रेड की हमारे पास लैंड है। इसके ऊपर प्रोडक्शन मैक्सिमम 10 तक है तो हम मैक्सिमम 10 तक प्रोडक्शन यहाँ लिखेंगे। ये मान लो ये टन्स में प्रोडक्शन हमने किस में लिया है? टन्स में लिया। 2 टन हो गया, 4 हो गया, 6, ये गैप आपने बराबर लेना है, 2 का डिफरेंस ले रहे हो। ये 8 हो गया और ये हो गया 10। ए ग्रेड की भूमि पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 10 टन। तो ये आपने लाइन लगा दी। ए ग्रेड की भूमि, इसके ऊपर प्रोडक्शन 10 टन है तो ये 10 और ये लाइन आपने नीचे कर दी। बी ग्रेड की लैंड के ऊपर 8 टन का प्रोडक्शन है तो ये 8 टन हो गया और नीचे बी ग्रेड की लैंड है तो इनको मिला दिया, ये बी ग्रेड का प्रोडक्शन हो गया। सी ग्रेड की लैंड के ऊपर 6 टन का प्रोडक्शन है, ये 6 टन हो गया। नीचे सी ग्रेड की लैंड है, मिला दिया, ये सी ग्रेड की लैंड का प्रोडक्शन हो गया। और डी ग्रेड की लैंड को 4 टन, डी ग्रेड की लैंड पर हमें 4 टन का प्रोडक्शन मिलता है। तो सारा हमने लिख लिया। अब रेंट कितना होगा? रेंट मैंने आपको बताया, जो सबसे घटिया भूमि है, मार्जिनल लैंड है, डी ग्रेड की भूमि है, उसका प्रोडक्शन है 4 टन। सबसे बढ़िया लैंड को प्रोडक्शन ए ग्रेड को मिलता है 10। 10 और 4 का डिफरेंस यानी कि 6, ये ए ग्रेड की लैंड का रेंट हो गया। 10 4 का डिफरेंस ये हमारा 6 हो गया।
बी ग्रेड की लैंड का रेंट 8 और 4 का डिफरेंस, ये बी ग्रेड की लैंड का रेंट हो गया। सी ग्रेड की लैंड का रेंट 6 और 4 का डिफरेंस, ये 2 हो गया। डी ग्रेड को कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी रेंट नहीं मिलेगा, 4 - 4 इसको कोई भी नहीं मिलेगा। तो ये जो हमने लाइन डाली है, ये हमारा हिस्सा क्या कहलाएगा, ये रेंट कहलाएगा। हाँ जी, ये पॉइंट समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ जी, सबको समझ में आया? हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. तो अब आप देखिए, आपकी किताब में एक डायग्राम इसके नीचे और बना हुआ है। वो जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये कॉस्ट कर्व के माध्यम से बनाया हुआ है। कॉस्ट कर्व को यूज करके एक डायग्राम और बनाया हुआ है। आपने दोनों डायग्राम नहीं बनाने हैं, या तो ये डायग्राम बना दो जो मैंने आपको बताया, या हम कॉस्ट कर्व के थ्रू भी डायग्राम बना सकते हैं, क्योंकि ये डायग्राम इजी है, इसको बनाना है। जो कॉस्ट कर्व से रेंट की डिटर्मिनेशन की है, वो हमने नहीं बनाना, इसलिए उस डायग्राम को अपनी किताब में कैंसिल कर दो। इसके नीचे कॉस्ट कर्व से डायग्राम बना है, उसको आप कैंसिल कर दो। ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी का जो लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर उसके बाद मार्केट लिखा हुआ है, इसको आप कैंसिल कर दो। दोनों डायग्राम, दोनों में से एक तरीके से रेंट डिटरमिन करना है, दो तरीके से रेंट नहीं डिटरमिन करना। ये क्योंकि डायग्राम इजी, हम इस तरीके से रेंट डिटरमिन करते हैं, और कॉस्ट कर्व से रेंट डिटरमिनेशन नहीं करेंगे। हाँ जी, डायग्राम आपने कैंसिल कर दिया, काट दिया। Yes, ma'am. तो ये मैंने आपको बताया एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में रेंट की डिटर्मिनेशन कैसे होती है। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं। रेंट डिटर्मिनेशन का तरीका है इंटेंसिव कल्टीवेशन, जिसको हम गहन खेती कहते हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन में क्या होता है, जब उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ही भूमि के टुकड़े पर बार बार डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल को बढ़ाया जाता है। यानी कि भूमि का टुकड़ा एक ही है। पहले तो हमने 4 तरह की भूमि ली थी। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में ए कैटेगरी, बी, सी, डी 4 कैटेगरी की भूमि ली थी। लेकिन इंटेंसिव कल्टीवेशन में ऐसा नहीं होता, उसमें एक ही कैटेगरी की भूमि ली जाती है, एक ही भूमि का टुकड़ा लिया जाता है, चाहे वो ए ग्रेड हो, बी ग्रेड हो, सी हो, एक ही कैटेगरी की जमीन ली जाती है, एक ही भूमि का टुकड़ा लिया जाता है। उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर हम क्या करते हैं, डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, यानी कि उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर वर्कर्स का नंबर बढ़ाते जाते हैं, उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर पूंजी भी ज्यादा से ज्यादा लगाते जाते हैं, बार बार कैपिटल बढ़ाते जाते हैं। एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर नंबर ऑफ लेबर बढ़ाते जा रहे हैं, एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर कैपिटल पूंजी भी और लगाते जा रहे हैं। और इस तरह से अगर हम प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो उसे इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि गहन खेती कहा जाता है। ये आपका है इंटेंसिव कल्टीवेशन, इसको हम गहन खेती भी कहते हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं, या हिंदी में लिखें तो ये गहन खेती है। ठीक है, गहन खेती है। तो समझ में आया इंटेंसिव कल्टीवेशन क्या होती है। एक ही भूमि के टुकड़े के ऊपर डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल बढ़ाकर जब प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है, वो इंटेंसिव कल्टीवेशन कहलाता है। हाँ जी, ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो इंटेंसिव कल्टीवेशन की सिचुएशन में डायग्राम कैसे बनता है। डायग्राम हम बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पर हमने नीचे लिखा डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, क्योंकि भूमि का टुकड़ा एक ही है, एक ही पीस ऑफ लैंड है, एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर लेबर कैपिटल की डोजेज बढ़ा रहे हैं, लेबर भी बढ़ाते जा रहे हैं, कैपिटल भी बढ़ाते जा रहे हैं। वाई एक्सिस पर हमने लिया है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन वही हमारा टन्स में। ठीक है, जैसे मैंने पहले आपका डायग्राम बनाया था, वही सेम मैं डायग्राम बना रही हूँ। पहले वाले डायग्राम और इस डायग्राम में डिफरेंस क्या है, पहले डायग्राम में ग्रेड ऑफ लैंड लिखी थी, नीचे ए ग्रेड की भूमि, बी, सी, डी, लेकिन यहाँ पर डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल लिखते हैं, यही फर्क है। यानी कि लेबर कैपिटल की पहली डोज लगाई, ठीक है ना, ये फर्स्ट डोज हो गई। लेबर कैपिटल की दूसरी डोज लगाई, लेबर कैपिटल की तीसरी डोज लगाई, और लेबर कैपिटल की चौथी डोज लगाई। ये डोजेज हो गए, पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, चौथी डोज। वहां पर लैंड थी, ग्रेड ऑफ लैंड थी ए, बी, सी, डी। वाई एक्सिस पर तो दोनों में ही प्रोडक्शन, यही डिफरेंस है। वहां पर कई तरह की भूमि है, या भूमि का टुकड़ा एक ही है, लेकिन उसके ऊपर डोजेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल बढ़ रहे हैं, पहली डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, चौथी डोज। ठीक है, जब हम पहली लेबर एंड कैपिटल की पहली डोज लगाते हैं, तो मान लो प्रोडक्शन वही हम लिख देते हैं यहाँ पर, मान लो ये 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, 6 लिख दिया,
8 लिख दिया 10। पहली डोज लगाते हैं तो प्रोडक्शन हो रहा है 10, तो ये आपकी पहली डोज हो गई और प्रोडक्शन हो गया 10। लेबर कैपिटल की दूसरी डोज लगाई तो प्रोडक्शन हो रहा है 8, ये दूसरी डोज और प्रोडक्शन हो रहा है 8। लेबर कैपिटल की तीसरी डोज लगाई, जब हम तीसरी डोज लगा रहे हैं तो प्रोडक्शन हो रहा है 6। लेबर कैपिटल की चौथी डोज लगा रहे हैं, एक ही भूमि का टुकड़ा है, उसी के ऊपर चौथी डोज लगाई तो प्रोडक्शन हुआ 4। तो ऐसी सिचुएशन में इंटेंसिव कल्टीवेशन यानी कि गहन खेती में रेंट डिटरमिन कैसे होगा? रेंट किस तरह से डिटरमिन होगा? जो आपने पहली डोज लगाई है तो प्रोडक्शन हुआ 10 टन, और आखिरी डोज लगाई है, चौथी डोज लगाई है तो प्रोडक्शन हुआ 4 टन। 10 और 4 का डिफरेंस 6 रेंट हो जाएगा। दूसरी डोज लगाई तो प्रोडक्शन है 8, और सबसे लास्ट डोज जो लगाई है प्रोडक्शन 4। जो लास्ट डोज लगाते हैं उसको मार्जिनल डोज के नाम से जाना जाता है। याद रखो, जो सबसे लास्ट डोज चौथी डोज लगाई है उसको हम मार्जिनल डोज या सीमांत इकाई कहते हैं। चौथी डोज लगाई तो वो सीमांत इकाई कहलाएगी। ठीक है, और इससे पहले चौथी डोज से पहले जितनी भी डोजेज लगाई हैं, यानी कि तीसरी, दूसरी, पहली, इससे पहले जितनी भी डोजेज लगाई हैं उनको हम इंट्रा मार्जिनल डोज कहते हैं, यानी कि अंतर सीमांत इकाई या पूर्व सीमांत इकाई कहते हैं। पॉइंट ये समझ में आया? Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. सबसे लास्ट डोज को मार्जिनल डोज कहते हैं, सीमांत इकाई कहते हैं, और उससे पहले वाली डोज को अंतर सीमांत इकाई या इंट्रा मार्जिनल डोज कहते हैं। तो रेंट कैसे डिटरमिन होता है? जो आपकी इंट्रा मार्जिनल डोज यानी कि सबसे पहली डोज का जो प्रोडक्शन है और जो मार्जिनल डोज सबसे आखिरी डोज का प्रोडक्शन है उसका अंतर, 10 और 4 का डिफरेंस 6 हो गया, ये रेंट हो गया। दूसरी डोज पर रेंट कितना होगा? दूसरी डोज से हमें प्रोडक्शन मिला 8, और सबसे लास्ट डोज जिसको हम मार्जिनल डोज कहते हैं, जिसको हम सीमांत इकाई कहते हैं, उससे प्रोडक्शन है 4। 8 और 4 का डिफरेंस 4 रेंट हो गया। तीसरी डोज जो हमने लगाई प्रोडक्शन मिला 6, और सबसे लास्ट डोज से प्रोडक्शन मिल रहा है 4, तो तीसरी डोज लगाने से प्रोडक्शन 6, 4 का डिफरेंस हो गया 4। लास्ट डोज को जो हमारी मार्जिनल डोज है, सीमांत इकाई है, उस पर उत्पादन, उसको रेंट नहीं मिलेगा। क्यों रेंट नहीं मिलेगा? क्योंकि ये सबसे लास्ट डोज लगाई है, 4 और 4 का डिफरेंस हमारा 4 और 4 का डिफरेंस हमारा 0 हो गया। तो इंट्रा जो सबसे आपकी लास्ट डोज है, मार्जिनल डोज है, उसको कोई भी रेंट नहीं मिलेगा क्योंकि 4 और 4 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लाइन लगाई है, ये जितना भी गैप लाइन का है इसको हम रेंट कहें। तो पहले वाले डायग्राम, इस डायग्राम में फर्क क्या है? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन में कई कई ग्रेड की भूमि यूज की जाती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। ठीक है, लेकिन जो इंटेंसिव कल्टीवेशन है, भूमि का टुकड़ा एक ही होता है, एक ही जमीन का टुकड़ा है, उसी के ऊपर लेबर एंड कैपिटल की डोजेस को बढ़ाकर प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। उसी भूमि के टुकड़े के ऊपर नंबर ऑफ लेबर बढ़ाई जाती है, नंबर ऑफ लेबर को बढ़ाते हैं, अमाउंट ऑफ कैपिटल बढ़ाकर प्रोडक्शन को जब बढ़ाने की कोशिश की जाती है, वो इंटेंसिव कल्टीवेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो लाइन वाला पार्ट है ये हमारा रेंट कहलाएगा। अब आप इसी में देखिए, एक नीचे डायग्राम और बना हुआ है, किताब में देखिए, वो कॉस्ट कर्व के थ्रू डायग्राम बना हुआ। आपको मैंने पहले जैसे बताया कि कॉस्ट कर्व के थ्रू डायग्राम नहीं बनाना, दोनों में से एक डायग्राम ही बनाना है, क्योंकि ये डायग्राम उससे इजी है, कॉस्ट कर्व से इजी है। तो आप इसको बनाओगे, कॉस्ट कर्व वाला डायग्राम आप काट। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. और वो Yes, डायग्राम ma'am. का, कॉस्ट कर्व वाला डायग्राम काट दिया? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो इस तरह से रिकार्डो ने रेंट की डिटर्मिनेशन इस तरीके से की है। रिकार्डो ने रेंट का डिटर्मिनेशन दो तरीके से किया। एक्सटेंसिव कल्टीवेशन की सिचुएशन में विस्तृत खेती में रेंट कैसे डिटर्मिन होता है, इंटेंसिव कल्टीवेशन की सिचुएशन में, गहन खेती की सिचुएशन में रेंट कैसे डिटर्मिन होता है। दो तरीके से उसने रेंट डिटर्मिन किया है, दोनों हमने सीख ली। अब हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग आता है वो है क्रिटिसिज्म ऑफ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, यानी कि रिकार्डो के लगान के सिद्धांत को बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने क्रिटिसाइज कर दिया, आलोचना की। आलोचना किस तरीके से की है, इसका हमारा पहला पॉइंट आता है। आलोचना का पहला पॉइंट है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इज नाइदर ओरिजिनल नॉर इनडिस्ट्रक्टेबल, यानी कि भूमि की शक्ति ना तो मौलिक है और ना ही अविनाशी। आपने देखो ये अजम्पशन में पॉइंट लिखा था, रिकार्डो ने जब अपने लगान का सिद्धांत दिया था,
थ्योरी ऑफ रेंट दी थी, तो रिकार्डो ने पहली अजम्पशन ही यही ली थी। आप देखो तो अजम्पशन में पहला पॉइंट ही ये है, पहला पॉइंट ये है कि भूमि की जो उपजाऊपन है, फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, वो मौलिक होती है, ओरिजिनल होती है, इंडिस्ट्रक्टेबल होती है, अविनाशी होती है। ये आपने अजम्पशन में पहला पॉइंट लिखा था। लेकिन जो आलोचक हैं, इकोनॉमिस्ट, कुछ इकोनॉमिस्ट ने जब आलोचना की, तो जिन इकोनॉमिस्ट ने इसकी आलोचना की है, क्रिटिसिज्म की है, उसने इस अजम्पशन को क्रिटिसाइज किया कि भूमि की शक्ति मौलिक नहीं होती, फर्टिलिटी ऑफ लैंड इज नाइदर ओरिजिनल। आलोचक कहते हैं, आलोचना करने वाले इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, उर्वरा शक्ति है, ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल का मतलब है जो हर जमीन की उपजाऊपन है, ये तो प्रकृति की देन है, नेचर की देन है। गॉड ने ही किसी जमीन को ज्यादा फर्टाइल बनाया है और किसी जमीन को कम फर्टाइल बनाया है। और रिकार्डो का ये विचार है कि ये जो फर्टिलिटी है, ये फर्टिलिटी कैसी है, ओरिजिनल है। यानी कि जैसी गॉड ने, प्रकृति ने भूमि को जैसा उपजाऊपन बनाया, उपजाऊपन दिया है, वो उपजाऊपन हमेशा बना रहता है, वो फर्टिलिटी हमेशा बनी रहती है, वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि वो अविनाशी है। ये रिकार्डो का विचार है। लेकिन आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि ठीक है कि नेचर ने किसी जमीन को ज्यादा फर्टाइल बनाया है, किसी को कम फर्टाइल बनाया है, लेकिन ये जो फर्टिलिटी है, ये फर्टिलिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। अगर हम उस जमीन के ऊपर खाद नहीं डालेंगे, तो फर्टिलिटी तो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए, फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए, हमें उस भूमि के ऊपर, उस जमीन के ऊपर, लैंड के ऊपर हमें खाद डालनी पड़ती है, फर्टिलाइजर डालना पड़ता है, तभी हम उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं। तो अगर हम फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे, खाद नहीं डालेंगे, तो उर्वरा शक्ति तो धीरे धीरे कम होती जाएगी, प्रोडक्शन तो कम होगा। तो ये कहना कि फर्टिलिटी इनडिस्ट्रक्टेबल है, अविनाशी है, नष्ट नहीं होगी, फर्टिलिटी कम नहीं होगी, ये गलत है। हर जमीन की फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होती है। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट है हिस्टोरिकली रॉन्ग, इतिहास के दृष्टि से निराधार। क्या मतलब है इसका? कुछ जैसे रिकार्डो ने बोला कि ये जो लैंड है, जब 4 तरीके की लैंड के ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी, डी ग्रेड की जमीन के ऊपर हम प्रोडक्शन करते हैं, तो रिकार्डो ने अपने सिद्धांत में, अपने रेंट की थ्योरी में ये बताया कि एक लैंड ऐसी भी होती है जो कि सबसे घटिया होती है, मार्जिनल लैंड होती है, बंजर भूमि होती है। एक लैंड ऐसी भी होती है, जब उसने एक्सटेंसिव कल्टीवेशन के बारे में बताया था, तो उसने कहा था कि एक लैंड ऐसी भी होती है जो सबसे घटिया या बंजर या मार्जिनल लैंड होती है। एक भूमि ऐसी भी होती है। लेकिन आलोचकों ने, इकोनॉमिस्ट ने इस पॉइंट की भी आलोचना कर दी। इकोनॉमिस्ट का कहना है ये है कि ऐसी अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में कोई भी लैंड नहीं होती जो बंजर हो और उसको रेंट ना मिले। हर घटिया से घटिया भूमि को रेंट मिलता है। रिकार्डो ने घटिया भूमि पर रेंट नहीं लिया, डी ग्रेड की भूमि पर रेंट नहीं लिया, मार्जिनल लैंड के ऊपर रेंट नहीं लिया। लेकिन आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा, चाहे भूमि कितनी घटिया हो, कितनी बंजर क्यों ना हो, जब हम उसके ऊपर प्रोडक्शन करेंगे तो उसको भी कुछ ना कुछ रेंट मिलता ही। तो ये कहना कि बंजर भूमि को रेंट नहीं मिलेगा, ये गलत है। आलोचकों का ये विचार है। तीसरा पॉइंट, मार्जिनल लैंड यानी कि सीमांत भूमि। सीमांत भूमि का मतलब क्या है कि रिकार्डो के अनुसार एक भूमि घटिया भूमि होती है, यानी कि एक भूमि ऐसी भी होती है जो घटिया भूमि होती है। लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमें घटिया भूमि भी मिले, ऐसा होना जरूरी नहीं। घटिया से घटिया भूमि को भी लगान जरूर मिलता है। और कहें कि जैसे हिस्टोरिकली रॉन्ग में मैंने आपको बताया, इतिहास के दृष्टिकोण से निराधार, इसका मतलब ये हो गया कि रिकार्डो ने एक ये भी बात कही थी कि सबसे पहले हम सबसे बढ़िया भूमि के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं, ए ग्रेड की भूमि के ऊपर प्रोडक्शन करते हैं। जब ए ग्रेड की भूमि खत्म हो जाएगी तो बी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करेंगे, बी ग्रेड की भूमि पे खत्म हो जाएगी, अवेलेबल नहीं होगी तो सी पे करेंगे, सी ग्रेड की भूमि
अवेलेबल नहीं होगी तो डी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करेंगे। आलोचकों ने इस बात की आलोचना की है कि भाई ऐसे हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे बढ़िया भूमि जो है वो ये भूमि ए ग्रेड की भूमि है या सबसे बढ़िया भूमि, ये कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा ये बी ग्रेड की भूमि है, ये सी ग्रेड की भूमि है, ये डी ग्रेड की भूमि है? आलोचकों का तो ये कहना है कि जो सबसे बढ़िया भूमि होती है वो तो वनों में ढकी होती है। वनों में ढकी हुई भूमि सबसे बढ़िया, सबसे फर्टाइल होती है। इस बात को ढूंढना कि ये भूमि सबसे बढ़िया है, ये भूमि सबसे घटिया है, ये हम नहीं ढूंढ सकते। तो ये कहना कि हम सबसे पहले सबसे बढ़िया भूमि पर प्रोडक्शन करेंगे, ये गलत है। हमें तो जो भूमि अवेलेबल हो जाती है हम उसके ऊपर प्रोडक्शन कर लेते हैं। हिस्टोरिकली रोम का मतलब ये है। सीमांत भूमि का मतलब कि रिकार्डो ने एक भूमि को मार्जिनल लैंड भी माना है कि एक भूमि होगी जो कि सबसे घटिया होगी, लेकिन आलोचक इस बात को नहीं मानते। आलोचक कहते कोई कितनी भी घटिया से घटिया भूमि हो, हर भूमि को रेंट मिलता है, हर भूमि को लगान मिलता है। लेकिन रिकार्डो ने मार्जिनल लैंड घटिया भूमि के ऊपर तो रेंट लिया ही नहीं, जबकि आलोचकों ने मार्जिनल लैंड सबसे घटिया भूमि के ऊपर भी रेंट लिया है। हाँ जी, पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, रेंट इज नॉट ड्यू टू फर्टिलिटी बट ड्यू टू स्केर्सिटी। लगान उपजाऊपन के कारण नहीं, सीमितता के कारण मिलता है। रिकार्डो का क्या विचार था? रिकार्डो का तो ये विचार था कि रिकार्डो ने क्या कहा था कि लगान उत्पन्न क्यों होता है? लगान फर्टिलिटी की वजह से, उपजाऊपन के कारण उत्पन्न नहीं होता, सीमितता के कारण उत्पन्न होता है। रिकार्डो ने तो 4 प्रकार की भूमि ली थी, ए ग्रेड की भूमि, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की भूमि। जो भूमि सबसे बढ़िया होती है उसको ज्यादा रेंट मिल जाता है, जो घटिया भूमि होती है उसको कम रेंट मिलता है। जैसे आपने पीछे ली थी, 4 ग्रेड की भूमि ली थी। ए ग्रेड की भूमि सबसे बढ़िया भूमि है, उसका रेंट 6 आया था। बी ग्रेड की भूमि उससे घटिया, उसका 4 आया था। सी उससे घटिया, उसका 2 आया था। डी सबसे घटिया, उसका तो रेंट था ही नहीं। तो रिकार्डो ने क्या बोला था कि सबसे बढ़िया भूमि को सबसे ज्यादा रेंट मिलता है। लेकिन आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि लगान उपजाऊपन के कारण नहीं मिलता। मान लो ए ग्रेड की भूमि सबसे बढ़िया भूमि है, लेकिन ए ग्रेड की भूमि हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, एक नए देश का एग्जांपल लिया, जहां पर लोग अभी नए नए आकर बसना शुरू हुए हैं। वहां पर ए ग्रेड की भूमि तो बहुत ज्यादा है, बहुत फर्टाइल भूमि है, लेकिन वहां पर लोग तो अभी अभी आकर बसना शुरू हुए हैं। तो डिमांड भूमि की इतनी नहीं है, सप्लाई तो बहुत ज्यादा है और भूमि भी बहुत फर्टाइल है। जितने लोग आकर बसना शुरू हुए हैं, क्या उस जमीन के ऊपर रेंट मिलेगा? क्योंकि ए ग्रेड की भूमि तो बहुत ज्यादा है, डिमांड उतनी है नहीं, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो एक ऐसी सिचुएशन में ए ग्रेड की भूमि को रेंट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड ही इतनी नहीं है, सप्लाई ज्यादा है। तो आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि लगान उपजाऊपन के कारण नहीं मिलता। बट हम ये सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि अगर भूमि फर्टाइल है तो उसको ज्यादा रेंट मिलेगा, बल्कि जब हम रेंट डिटरमिन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि भूमि हमें कितनी मात्रा में अवेलेबल है। अगर भूमि स्केर्स है, दुर्लभ है, सीमित मात्रा में है, तो भूमि के ऊपर लगान उत्पन्न हो। हमें जो रेंट मिलता है वो फर्टिलिटी की वजह से नहीं मिलता है, रेंट हमें स्केर्सिटी की वजह से मिलता है। अगर भूमि की डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेंट उत्पन्न होगा। ठीक है? जैसे मान लो यही जो हमने एग्जांपल लिया था, ए ग्रेड की भूमि की डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई ना हो, तो ए ग्रेड की भूमि को रेंट मिलेगा। ठीक है? क्योंकि ए ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं, लोग बी ग्रेड की भूमि पर आ गए प्रोडक्शन करने के लिए, तो ए ग्रेड की भूमि को रेंट मिलेगा। अगर ए ग्रेड की भूमि बहुत ज्यादा होगी तो उसको रेंट नहीं मिलेगा। डिमांड उसकी इतनी नहीं है, सप्लाई ज्यादा है, तो उसको रेंट नहीं मिलेगा। इसको रेंट तभी मिलेगा जब ए की डिमांड ज्यादा हो जाए लेकिन सप्लाई उतना ना हो। जब सप्लाई उतनी नहीं होगी, लोग बी ग्रेड की भूमि पर आ जाएंगे, बी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। अब बी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसका मतलब है ए ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं है, तभी वो बी ग्रेड की भूमि पर आए। तो ए ग्रेड की भूमि को रेंट मिलेगा। ठीक है? रेंट कितना होगा? क्योंकि अभी सी ग्रेड की भूमि पर हम नहीं आए, अभी हमारे पास 2 कैटेगरी की भूमि है, तो 10-8 का अंतर, ए ग्रेड की भूमि का रेंट 2 माना जाएगा, क्योंकि सी भूमि तो आई नहीं है। बी ग्रेड की भूमि काफी अवेलेबल। जब बी ग्रेड की भूमि अवेलेबल नहीं होगी तो लोग फिर सी ग्रेड पे आ जाएंगे।
सी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करने लगेंगे। ठीक है, जब सी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करने लगेंगे तो ऐसी सिचुएशन में ए ग्रेड की भूमि को भी रेंट मिलेगा, क्योंकि ए ग्रेड की भूमि अवेलेबल ही नहीं। बी ग्रेड की भूमि को भी रेंट मिलेगा, क्योंकि ये अब अवेलेबल ही नहीं। तभी लोग सी ग्रेड की भूमि पे आए। जब सी ग्रेड की भूमि पर लोग प्रोडक्शन करने के लिए आएंगे तो ए को रेंट मिलेगा, क्योंकि अभी हम डी ग्रेड की भूमि पर नहीं आए हैं। तो 10 और 6 का अंतर, ए का 4 रेंट हो जाएगा, 8 6 का अंतर, इसका रेंट बढ़कर 2 हो जाएगा। सी को रेंट नहीं मिलेगा। जब सी ग्रेड की भी भूमि अवेलेबल नहीं होगी तो लोग डी ग्रेड की भूमि पर प्रोडक्शन करेंगे। जब ये अवेलेबल नहीं होगी तो इसके ऊपर आएंगे। तो इससे पहले जितनी भी भूमि होगी सबको रेंट मिलना शुरू हो जाएगा और सबका रेंट बढ़ जाएगा। अब ए का रेंट 10 4 का डिफरेंस 6 हो गया, 8 4 का डिफरेंस बी का 4 हो गया, 6 4 का डिफरेंस 2। ठीक है, तो कहने का मतलब रेंट तब मिलता है जब भूमि दुर्लभ हो जाती है, स्केर्स हो जाती है, उसकी अवेलेबिलिटी ना हो तो रेंट मिलता है। फर्टिलिटी की वजह से रेंट नहीं मिलता। फर्टिलिटी की वजह से तो रेंट का अमाउंट बढ़ता है। रेंट उत्पन्न होने का कारण भूमि की सीमितता है, भूमि की स्केर्सिटी है, भूमि की दुर्लभता है। जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई उतना ना हो तो रेंट उत्पन्न होता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. उसके बाद हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, रेंट इज नॉट पेड ओनली फॉर लैंड। आलोचकों ने आलोचना करते हुए कहा कि लगान केवल भूमि के लिए ही नहीं दिया जाता। जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ये मान के चलते हैं कि जो रेंट है ये सिर्फ लैंड पर उत्पन्न नहीं होता। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट तो रेंट उत्पादन के हर साधन के ऊपर लेते हैं, लैंड के ऊपर भी रेंट लेते हैं, लेबर पे भी लेते हैं, कैपिटल पे भी लेते हैं। जितने भी उत्पादन के साधन है सभी पर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट रेंट लेते हैं। तो कुछ आलोचक जैसे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट मिसेस जॉन रॉबिन्सन, उन्होंने जब रिकार्डो के रेंट की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया तो उन्होंने कहा कि रिकार्डो ने तो कहा कि लगान सिर्फ भूमि पर उत्पन्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लगान तो उत्पादन के हर साधन को मिलता है, रेंट उत्पादन के हर साधन को मिलता है। यानी कि रेंट लैंड पे भी होता है, लेबर पे भी होता है, कैपिटल पे भी होता है। और हर उत्पादन के साधन को जितनी भी इनकम मिलती है, जितनी भी आय मिलती है, उसका एक हिस्सा रेंट होता है। ये मैंने आपको बताया था। मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने रेंट कैसे निकाला था? एक्चुअल अर्निंग माइनस ट्रांसफर अर्निंग, वास्तविक आय और हस्तांतरित आय के अंतर के आधार पर रेंट निकाला था। हाँ जी, पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. कि रेंट केवल Yes, भूमि ma'am. पर उत्पन्न नहीं होता, बाकी के उत्पादन के साधनों को भी रेंट मिलता है। रिकार्डो ने केवल भूमि के ऊपर रेंट लिया है, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने हर उत्पादन के साधन के ऊपर रेंट लिया है। और वो रेंट कैसे लिया है? एक्चुअल अर्निंग और ट्रांसफर अर्निंग के डिफरेंस के आधार पर लिया है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म का पॉइंट है, डिफिकल्टी इन मेजरिंग, डिफिकल्टी इन मेजरिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड ओनली ड्यू टू इट्स ओरिजिनल फर्टिलिटी। केवल मौलिक शक्ति के कारण उत्पादकता के माप में कठिनाई। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी लैंड के ऊपर रेंट कितना लैंड की फर्टिलिटी की वजह से उत्पन्न हुआ है, भूमि के उपजाऊपन की वजह से उत्पन्न हुआ है, और कितना रेंट उसके ऊपर हमने जो कैपिटल लगाई है उसकी वजह से उत्पन्न हुआ है। क्योंकि देखो जो भी प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के तो कई रीजन होते हैं ना, कि किसी लैंड के ऊपर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, किसी लैंड के ऊपर कम प्रोडक्शन हो रहा है। ये प्रोडक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? लैंड की फर्टिलिटी पे भी डिपेंड करता है, लेबर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लेबर कितनी मेहनत करके काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, उस भूमि के टुकड़े के ऊपर हमने कितना पैसा लगाया है, कितना कैपिटल लगाई है, उसके ऊपर भी तो प्रोडक्शन डिपेंड करता है। ज्यादा पैसा लगाएंगे, फर्टाइल लैंड के ऊपर प्रोडक्शन करेंगे, लेबर मन से काम करेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि प्रोडक्शन के बढ़ने का एक रीजन नहीं होता। प्रोडक्शन के बढ़ने का एक रीजन ये नहीं है कि भूमि फर्टाइल है और इसलिए उसमें प्रोडक्शन बढ़ रहा है। प्रोडक्शन के बढ़ने के कई रीजन है। भूमि की फर्टिलिटी से भी प्रोडक्शन बढ़ता है, उसके ऊपर हमने कितनी कैपिटल लगाई इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितने वर्कर लगाए हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितना प्रोडक्शन होगा, वो कितना मन से काम कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितना प्रोडक्शन होगा। रिकार्डो ने तो प्रोडक्शन का केवल एक ही रीजन लिया है। रिकार्डो ने कहा है कि जो जमीन के ऊपर प्रोडक्शन होता है वो जमीन की फर्टिलिटी की वजह से,
उसके उपजाऊपन की वजह से प्रोडक्शन बढ़ता है। जो जमीन ज्यादा फर्टाइल होती है उस पे प्रोडक्शन ज्यादा होता है, जो कम उपजाऊ होती है उस पे प्रोडक्शन कम होता है। जैसे ए ग्रेड की भूमि ली, वो हमने सबसे फर्टाइल मानी है। ए ग्रेड की भूमि को रेंट ज्यादा मिल रहा है, बी ग्रेड की भूमि उससे कम फर्टाइल है, उसको रेंट उससे कम मिल रहा है, सी ग्रेड की भूमि उससे कम फर्टाइल है, उसको कम उससे कम रेंट मिल रहा है। तो ये तो रिकार्डो का विचार। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो आलोचक हैं, जिन्होंने रिकार्डो के रेंट के थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है, वो ये कहते हैं कि प्रोडक्टिविटी का रीजन केवल फर्टिलिटी नहीं है, उत्पादकता का मेन कारण केवल भूमि का उपजाऊपन नहीं है। केवल भूमि के उपजाऊपन की वजह से कितना प्रोडक्शन बढ़ा है ये हम डिटरमिन नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी प्रोडक्शन बढ़ा है वो लेबर की वजह से भी बढ़ा है, वो कैपिटल की वजह से भी बढ़ा है। कितनी उस पे कैपिटल, जमीन पर कितनी कैपिटल लगाई, तो जितना प्रोडक्शन हुआ इसमें कितना प्रोडक्शन फर्टिलिटी की वजह से है, उपजाऊपन की वजह से है, कितना प्रोडक्शन इसमें से कैपिटल की वजह से है, इसमें कितना प्रोडक्शन लेबर की वजह से, लेबर की मेहनत, लेबर की मेहनत की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा है। अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें, हम अलग नहीं कर सकते। इसलिए क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने इस सिद्धांत की भी आलोचना कर दी कि हम नहीं माप सकते कि भूमि के उपजाऊपन की वजह से कितना प्रोडक्शन हुआ है, इसको मापना बहुत कठिन। पॉइंट ये क्लियर है? Yes, ma'am. उसके बाद, हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है अनरियलिस्टिक अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक मान्यता। जो रिकार्डो का लगान का सिद्धांत है वो परफेक्ट कंपटीशन की एजम्पशन को भी लेके चलता है। आपने एजम्पशन में पॉइंट लिखा था कि हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है, और आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु की कीमत का निर्धारण इंडस्ट्री करती है। जो इंडस्ट्री ने वस्तु की कीमत का निर्धारण कर दिया, उसी कीमत पर हर फर्म को अपना माल बेचना होता है। लेकिन क्रिटिक्स, आलोचकों ने इस पॉइंट की भी आलोचना कर दी। एक्चुअल में मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन तो होती ही नहीं। एक्चुअल में मार्केट में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन पाई जाती है। वो वो सिचुएशन हमारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की होती है, एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाती है। और एकाधिकारी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में जो उत्पादक है वो कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता है, कई क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करता है। हर विक्रेता की वस्तु दूसरे विक्रेता से अलग होती है, क्वालिटी अलग होती है, रंग अलग होता है, पैकिंग अलग होती है। तो जब क्वालिटी अलग होती है तो कीमत भी अलग अलग होती है। तो ये जो परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन वाली एजम्पशन रिकार्डो ने ली, आलोचकों ने इसकी भी आलोचना कर दी। एक्चुअल में परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन ना मिलकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन मार्केट में हमें देखने को मिलती है। हाँ जी, ठीक, क्लियर है पॉइंट ये? Yes, Yes, ma'am. ma'am. नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम्प्लीट थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, लगान का अधूरा सिद्धांत। रिकार्डो के लगान के सिद्धांत को इनकम्प्लीट क्रिटिक्स ने बताया है, आलोचकों ने बताया है। रिकार्डो के लगान के सिद्धांत को इनकम्प्लीट, अधूरा क्यों बताया है? क्योंकि रिकार्डो ने जो रेंट का डिटर्मिनेशन किया है, उसने रेंट का जो डिटर्मिनेशन किया है, उसने पूरी इकोनॉमी के एंगल से, पूरे समाज के दृष्टिकोण से, पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखकर उसने रेंट डिटर्मिन किया है। अर्थव्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरी इकोनॉमी को ध्यान में रखकर उसने रेंट का डिटर्मिनेशन किया है। अगर हम एक एक फर्म को रेंट कितना मिलेगा, एक इंडस्ट्री को रेंट कितना मिलेगा, एक फर्म और इंडस्ट्री का रेंट अगर डिटरमिन करना चाहते हैं, तो वो रिकार्डो के लगान के सिद्धांत से हम फर्म और इंडस्ट्री के रेंट को डिटरमिन नहीं कर सकते। हम तो रिकार्डो के सिद्धांत को यूज करके पूरी इकोनॉमी का रेंट डिटरमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट की डिटर्मिनेशन रिकार्डो के सिद्धांत से नहीं होती। इसलिए इस थ्योरी को इनकम्प्लीट कहा गया। हमें रेंट का डिटर्मिनेशन इकोनॉमी के एंगल से भी करना है, हमें रेंट का डिटर्मिनेशन फर्म के एंगल से भी करना है, हमें रेंट का डिटर्मिनेशन इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है। तो तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से तो डिटर्मिनेशन रिकार्डो के सिद्धांत से नहीं होता, वो तो केवल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से या समाज के दृष्टिकोण से रेंट डिटर्मिन करता है।
फर्म और इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेंट का डिटर्मिनेशन रिकार्डो नहीं करता, इसलिए क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने इस सिद्धांत को इनकम्प्लीट बताया है। लास्ट इसमें क्रिटिसिज्म का पॉइंट आता है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लैंड, भूमि के वैकल्पिक प्रयोग। रिकार्डो ने रेंट का यूज क्या लिया है? रिकार्डो के अनुसार तो हम रेंट का प्रयोग केवल खेती करने के लिए लेते हैं। रिकार्डो ने भूमि का केवल प्रयोग एक ही लिया है, खेती करना, कल्टीवेशन लिया है। लेकिन क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि एक्चुअल में हम जो भूमि की डिमांड करते हैं वो केवल कल्टीवेशन करने के लिए थोड़ी लेते हैं। भूमि की डिमांड अर्थव्यवस्था में तो कई कई रीजन से होती है। हो सकता है किसी व्यक्ति ने इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करनी हो, उद्योग लगाना हो, इसके लिए भूमि की डिमांड कर रहा हो सकता है किसी व्यक्ति ने अपना घर बनाना हो, इसलिए वो भूमि की डिमांड कर रहा हो। तो भूमि की डिमांड कई कामों के लिए की जाती है, भूमि का प्रयोग कई कामों के लिए किया जाता है। रिकार्डो ने तो सारे काम लिए नहीं, रिकार्डो ने तो भूमि का केवल एक ही प्रयोग लिया, वो लिया उसने कल्टीवेशन, बाकी काम उसने नहीं लिए। इसलिए क्रिटिक्स ने, आलोचकों ने उसके सिद्धांत की आलोचना कर दी। इसके साथ रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट हमारा कंप्लीट हो गया। ये 16 मार्क्स के लिए क्वेश्चन याद करना है। रिकार्डो के लगान के सिद्धांत की व्याख्या करें और क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, रिकार्डो के लगान के सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। क्रिटिकली एग्जामिन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। तो आलोचना करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आलोचना के पॉइंट लिखने हैं। आलोचनात्मक व्याख्या करने का मतलब ये है कि पहले थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी क्रिटिसिज्म करनी। ये पॉइंट समझ में आया आपको? Yes, ma'am. बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। Yes, ma'am. आलोचनात्मक व्याख्या आ गई, क्रिटिकली एक्सप्लेन करना आ गया, तो क्रिटिसिज्म लिख दी, थ्योरी को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं। तो पहले थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, फिर उसकी आलोचना करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद करना है। मैंने ओके अभी तक मैम। आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, टाइप्स ऑफ रेंट एंड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक रेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट रेंट। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, दूसरा क्रिटिकली एक्सप्लेन द रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। दूसरा क्वेश्चन आपने ये याद करना है। कल हम नेक्स्ट थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, लगान का आधुनिक सिद्धांत क्या है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने लगान के सिद्धांत दिया है, कल हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर सबने बहुत अच्छे से याद करना है। अगर आपने ये चैप्टर याद कर लिया, एग्जाम का आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाए। तो कोई भी प्रॉब्लम हो कल मुझे आप जरूर बताना। आज के लिए हमारा इतना ही। Okay, ma'am. ओके Okay. ओके थैंक यू मैम। ओके जी, वेलकम।